हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवनी पर। आज हम लोग जानेंगे कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कैसे उनका बचपन बीता और किस तरह से उन्होंने रचना की और इतने लोकप्रिय हुए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था। और इनके जो दादा थे, तो इनके दादा का नाम था द्वारिका नाथ ठाकुर। प्रिंस कहलाते थे इनके दादा। और उनके वैभव की जो धाक वो सिर्फ देश में ही नहीं थी, विदेशों में भी थी। रविंद्रनाथ के जो पिता थे उनका नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर और वो भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनकी बहुत बड़ी ज़मींदारी थी, यानी एक ज़मींदार परिवार से थे। माँ का नाम था शारदा देवी। और रविंद्रनाथ टैगोर 14 भाई बहन थे और ये जो थे सबसे छोटे थे। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा दीक्षा के लिए, अच्छा एक चीज़ और, इनको बचपन में रवि कहा जाता था, है ना। घर में लोग इनको रवि के नाम से पुकारते थे। तो एजुकेशन के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए सबसे पहले इनको बंगाल एकेडमी, है ना, फिर वहाँ से सेंट जेवियर्स स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया। और शुरू में बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने स्कूल जाना भी शुरू किया, किंतु धीरे धीरे उनको जो स्कूल था वो लगता था जैसे हम जेल जा रहे हैं। यानी स्कूल, विद्यालय जो था वो जेल की तरह उनको लगता था। और बंद कमरे में उनको पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो खुले में भागने की कोशिश करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम बंद कमरे में बैठ करके हम पढ़ाई करें, ठीक है। तो इस तरह से चूँकि उनको, उनका मन नहीं लगता था क्लासरूम में पढ़ने का, तो उन्होंने स्कूली पढ़ाई को समझिए कि छोड़ दिया, तिलांजलि उन्होंने दे दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मतलब पढ़ाई लिखाई से जी चुराते थे, ऐसा कोई मीनिंग इसका नहीं था, ठीक है। वो घर में खूब मन लगा करके पढ़ते थे। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता था, लेकिन स्कूल जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। सुबह रोज़ 1 घंटा अखाड़े में जा कर के अपना जोर आजमाइश करते थे, है ना, कुश्ती वगैरह। उसके बाद बांग्ला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला इत्यादि की पढ़ाई करते थे। बाद में अंग्रेजी को भी इस सूची में उन्होंने शामिल कर लिया, यानी अंग्रेजी भी उन्होंने सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और काफ़ी तीव्र बुद्धि के थे, इसलिए उनको जो है सो जल्द ही सब कुछ याद भी हो जाता था। लगभग 11 साल की उम्र में, 11 साढ़े 11 साल की उम्र में उनका जो है सो मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, चूँकि ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण में यज्ञोपवीत होता है, तो उनका यज्ञोपवीत जो है सो यानी जनेऊ, है ना, उनका जो है सो 11.5 साल की उम्र में हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो अपने पिताजी के साथ सैर सपाटे के लिए चले गए बोलपुर। बोलपुर के निकट जो है, नज़दीक, उनके पिता ने एक आश्रम बनवाया था और उस आश्रम का नाम था शांति निकेतन। तो रविंद्र को, है ना, शांति निकेतन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ का वातावरण उनको बहुत पसंद आया। 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार हिंदू मेले के अवसर पर, यानी हिंदू मेला लगा था, जनता के सामने पहली बार उन्होंने काव्य पाठ किया था। इस मेले का जो है संगठन और आयोजन जो किया गया था उनके भाइयों के द्वारा, उनके मित्र मंडली के द्वारा
है ना, भाइयों की मित्र मंडली के द्वारा किया गया था। तो इस अवसर पर उन्होंने जो कविता पढ़ी थी वह उनकी स्वयं की रचना थी और राष्ट्रीय भावों से भरी हुई थी। इसके बाद रविंद्रनाथ ने बनफूल शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी थी। वैष्णव पदावली की तर्ज पर उन्होंने भानु सिंगेर पदावली की भी रचना की, जो सन 1877 में प्रसिद्ध बंगाली मासिक भारती में प्रकाशित हुई थी। यह भानु सिंह स्वयं रविंद्रनाथ ही थे। इस पदावली के पदों को देखकर कोई सहज ही यह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई 16-17 साल का बालक या किशोर इसकी रचना कर सकता है। तो इनमें अभिनय की भी अद्भुत प्रतिभा थी। उन्होंने अपने मित्रों भाइयों के लिखे शौकिया ढंग से खेले हुए नाटकों में भी उन्होंने अभिनय किया था, यानी अभिनय में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। संगीत में भी रुचि थी, उनका स्वर भी बहुत मधुर था, है ना। बचपन से वो अपने लिखे हुए गीत ही वो गुनगुनाते थे, मधुर स्वर में गाते थे। परिवार वालों ने रविंद्र में ये जो गायन की उनकी जो प्रतिभा थी उसको बचपन में ही पहचान लिया था। परिवार वाले चाहते थे कि वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ें और ऊंचे स्थान पर है ना पहुंच जाएं या पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं। हर परिवार की इच्छा होती है कि ऐसा हमारा बच्चा कुछ करे। तो उनके परिवार वालों की भी इच्छा थी कि ये भी एक बड़ा जो है ना ख्याति प्राप्त आदमी बने या एक बहुत बड़ा पदाधिकारी बने, ऐसी इच्छा उन सबों की भी थी। तो इसी उद्देश्य से कि रविंद्रनाथ पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बने, 1877 ईस्वी में, है ना, वो इंग्लैंड गए पढ़ाई के लिए। वहाँ कुछ दिन ब्राइटन स्कूल में अध्ययन करने के बाद लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है, उन्होंने वहाँ के साहित्य, नृत्य और गायन, है ना, सिंगिंग, गहराई से अध्ययन इनका किया। वहाँ के जीवन रीति नीति को बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ देखा परखा। ठीक है, लेकिन सन 1880 ईस्वी में रविंद्रनाथ ने अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़कर वो वापस भारत लौट गए, या लौटना पड़ा। और इसी बीच उनके 2 गीत संग्रह सांध्य संगीत और प्रभात संगीत ये प्रकाशित हुए थे, जिनकी बहुत चर्चा हुई थी। दिसंबर 1883 ईस्वी में मृणालिनी के साथ इनका विवाह हुआ था। मृणालिनी नाम की लड़की के साथ इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद भी गीत संगीत में प्रतिभा निरंतर प्रगति पथ पर इनकी बढ़ती ही रही। धीरे धीरे लोगों को यह महसूस होने लगा कि रविंद्रनाथ महान गीतकार ही नहीं बल्कि विचारक और सुधारक भी हैं। इनकी 5 संतानें हुई और इन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद करके अपने बच्चों को घर पर ही शिक्षा देने का इन्होंने निर्णय किया। उन्हें प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा चूँकि उनको पसंद थी, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में अपने विचारों के अनुकूल एक विद्यालय बना लिया था। और यह विद्यालय जो था सन 1901 ईस्वी में आरंभ हुआ और वह विद्यालय आज बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया है। यहाँ पर जो थी शिक्षा पुस्तकों के पन्नों तक ही सीमित नहीं थी। बागवानी, खेलकूद, खेतीबाड़ी, समाज सेवा आदि की पढ़ाई भी यहाँ पर होती है। मतलब पढ़ाई में ये सारा चीज़ भी शामिल था। सन 1902 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। मतलब पत्नी का ही देहांत नहीं हुआ, लगातार घटना जो है कुछ न कुछ घटना घटते रही इनके जीवन में। 1903 में उनकी जो दूसरी बेटी थी उसको क्षय रोग हो गया। 1904 में उनकी बेटी का जो है देहांत हो गया। पुनः 1905 में उनके जो पिता थे देवेंद्रनाथ वो भी चल बसे। 1906 में उनका जो बेटा एक था शमी नाम था वो भी
भगवान को प्यारा हो गया। तो हालांकि रविंद्रनाथ ने परिवार के प्रति कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन लगातार उन्हें दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। देश प्रेम ने उन्हें स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए भी आमंत्रित किया। देश सेवा के कार्य में भी ये जी जान से जुटकर दलगत राजनीति से दूर रहे और इन तमाम कार्यकलापों के साथ साथ अपने साहित्यिक जीवन को भी बरकरार रखा, है ना। उनकी कलम कभी नहीं रुकी। कविताओं, गीतों, उपन्यासों, नाटकों की रचना में निरंतर प्रवृत्त रहे। राष्ट्रीय गीत जन गण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है, और गीतांजलि के गीतों की रचना इन्हीं दिनों हुई थी। सन 1910 में जब विदेश गए तो कई प्रतिष्ठित लेखकों, विचारकों आदि से उनकी मित्रता हुई, जिनके प्रोत्साहन से उन्होंने अपने कुछ गीतों और कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किए, जो गीतांजलि के नाम से संग्रहित हुए थे। इंग्लैंड से बाद में वो अमेरिका चले गए और वहाँ भी अपनी काव्य प्रतिभा, है ना, उसको खूब बिखेरा और 1913 में वो भारत लौटे। उनकी इस विदेश यात्रा ने उन्हें विश्व विख्यात कर दिया और उनकी गणना विश्व के श्रेष्ठ कवियों में होने लगी थी। उनके भारत लौटने के कुछ सप्ताह के बाद उन्हें साहित्य का सुप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। पुरस्कार में 1,20,000 रुपये उन्हें मिले थे और यह जो उन्हें राशि मिली थी, इस पूरी राशि को उन्होंने शांति निकेतन के विभिन्न कार्यों में लगा दिया था। और एक कार्य और उन्होंने किया था कि इस धन से एक ग्राम सहकारी बैंक भी खोला गया था उनके द्वारा, ताकि सस्ते ब्याज पर ग्रामीणों को ऋण मिल सके, कर्ज मिल सके। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी पहुंचे थे शांति निकेतन। तब टैगोर और गांधी जी की मित्रता हुई और दिन प्रतिदिन वह बढ़ती ही गई, है ना। सन 1915 में अंग्रेज सरकार ने रविंद्रनाथ को सर की उपाधि से विभूषित किया। सर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा इन्हें दी गई थी, सर की उपाधि, ठीक है। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने अंग्रेज सरकार के द्वारा दी गई जो सर की उपाधि थी उसे वापस लौटा दी थी, क्योंकि उस घटना से ये बहुत आहत हुए थे, इसलिए उन्होंने उस उपाधि को, सर की उपाधि को इन्होंने अंग्रेज सरकार को वापस लौटा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रविंद्रनाथ ने चित्रकला की ओर रुख किया। साहित्य तो पहले से था ही, चित्रकला की ओर भी रुख किया, है ना, जीवन के अंतिम वर्षों में। और जब भी उनका मन अधीर हो उठता, वो कुछ भी मिल जाता उसी से वो चित्र बनाने लग जाते थे। कागज ना मिलने पर पुरानी पत्रिका की जिल्द पर ही चित्र बनाने लगते थे, रंग ना मिलने पर स्याही से ही बनाने लगते थे। मतलब कुछ इस कदर वो चित्रकारी का भूत भी इनके ऊपर अंत समय में वो सवार हो गया था। और इस तरह उन्होंने 2000 से भी अधिक चित्र, सुंदर चित्र बना डाले थे। तो रविंद्रनाथ की 70th वर्षगांठ, है ना, पर उन्हें एक अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया था, जिसमें विश्व भर के लेखकों, नेताओं, कवियों ने विविध रूपों से उनका अभिनंदन किया था। वह संगीतज्ञ, अभिनेता, दार्शनिक, पत्रकार, शिक्षक और नेता भी थे। विश्व के इतिहास में विविध कलाओं में पारंगत ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा हो। 7 अगस्त 1941 को श्रावण पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में इस महापुरुष का निधन हो गया। तो भारत को एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं कि ऐसा जो कि सभी विधाओं में पारंगत हो, ऐसा व्यक्ति तो विरले ही मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।